अच्छा जी। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल साइज एंड ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन, हाँ, इसका आखिरी पार्ट, ठीक है। तो पहले जो दोनों लेक्चर्स के अंदर मैं आपको क्या बता रही थी, असाइनमेंट 5 के पार्ट 1 और 2 के बारे में हमने थोड़ी बहुत हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं ग्रो करने की, क्योंकि सिर्फ ग्रो करना सिर्फ फ़ायदेमंद नहीं होता है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, नुकसानात भी होते हैं जिसको कि रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। तो नेपाल ने इस तरीके से की है, ठीक है। हाउ एज़ इट strategies has it adopted to ensure that it becomes a hybrid between big as well as small, as being powerful as well as agile. उसने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, इसके बारे में आपने लिखना है और उसके याद रखें कि मुझे you also have to write about the paradox itself and then how Tapal has resolved. So same goes for organizational life cycle. एक और हम एक टेबल कर लेते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट दोबारा से जो है इलेबोरेट उन्होंने कंसाइज करके लिखा हुआ है। इलेबोरेट तो मैंने आपको आपको अच्छी तरह समझाया है पिछले लेक्चर के अंदर, और उसके लिंक भी बताया कि एग्जैक्टली हाउ द डिफरेंट फेजेस हैपेंड इन टपाल, the company Tapal, ठीक है, these different life cycle phases, how they और एक-एक चीज़ इंटरेस्टिंगली इस केस स्टडी को मैंने दिया भी इसलिए क्योंकि आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो गुजरी हैं इन द वे द कंपनी हैज़ इवॉल्व्ड over time. It has grown in age as well as in size. So the different phases that it has gone through, and it is currently going through, because it is still an organization which is flourishing and it wants to flourish in the future as well. And therefore, इसके जो linchpin है वो आफ्ताब टपाल ही है. Okay, no doubt that Adam Tapal, in his own way, created a product, worked extremely hard and created a product uh, which was preferred by the customers. But it was Aftab who took it from there and he grew the business many fold and made it into a modern company. But now the company is not just has to be modern, but it has to be post-modern, because we are in a post-modern era. ठीक है ना, तो अब the company can no longer stay modern. It's good to be modern, but now the company has, if it has to survive in the current times, and the world has changed a lot. Information technology, particularly, has changed the world drastically. And then, of course, this pandemic, it has changed the world. What's once in a century event, it has changed the world a lot. And so now the world expects the companies to be more responsive, at the same time be more agile, at the same time be more flexible. तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज जो हैं वो अडॉप्ट की जा सकती हैं और ये डिफरेंट फेजेस में किस तरीके से कंपनी वेंट थ्रू, ठीक है। ज़रा इसको देख लेते हैं, ये वाला टेबल हम लास्ट टाइम कर रहे थे। देखो, ये जो एंटरप्रेन्योरियल फेज था ये तो आदम अली तबाल ने गुजारा, ठीक है। इनफॉर्मल, वन पर्सन, सिंगल प्रोडक्ट, एक ही तरह की उसके पास चाय थी, पर्सनल, पैटर्नलिस्टिक, एग्जैक्टली ग्रैंडफादर था ना पैटर्नलिस्टिक। फिर उसके बाद he is the owner, he's a shopkeeper, and he just wanted to survive. He just wanted to have a good product. That's what he wanted. ठीक है, survival. वो कोई उसके बहुत बड़े जो थे वो ambitions नहीं थे. और at the same time जो है वो individualistic और entrepreneurial few people, right? तो दादे का बिजनेस जो आफ्ताब ने वहां से उठाया, जहाँ पे very few people making a single product, एंड उसका काम सिर्फ सर्वाइवल था, उसने ग्रो करना है, उसको इतना कमाने का है कि भाई ओके, आई जस्ट हैव टू कंटिन्यू विद माय बिजनेस, एंड जो मेरे लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं वो आके मुझसे खरीद लेते हैं, काइंड ऑफ मॉम एंड पॉप स्टोर। लेकिन आफ्ताब की तो ही हैड हिज एम्बिशंस मच हायर। तो जब उसका जो है देखें, कलेक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरियल से कलेक्टिविटी फेज में थ्रू हिज डायनामिक लीडरशिप का क्राइसिस था, वो उसने ओवरकम किया, और उसकी हमेशा हिज आईज वर सेट ऑन ग्रोथ, स्टिल आर, दे स्टिल आर, ही अंडरस्टैंड्स दैट अब ग्रोथ के लिए उसको अब आगे क्या करना है, तो तब भी उसका फोकस ग्रोथ के ऊपर ही था।
वेरी करिज्मेटिक ट्रू, वेरी डायरेक्शन गिविंग ट्रू, ये सारी चीज़ें जो थी ये आफ्ताब टपाल के अंदर थी, इसीलिए उसने एंटरप्रेन्योरियल से कलेक्टिविटी स्टेज के ऊपर वो आ गया और जल्दी आ गया। ठीक है, 1947 में बिजनेस शुरू हुआ था, लेकिन जो उसने उसको रीवैम्प किया है वो तो 77 में किया है, और तभी से उसने कलेक्टिविटी फेज शुरू कर दी थी। एक फ्यू मेजर मेजर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उसने बनाई, जो सिंगल प्रोडक्ट थी उसने उसकी अडेप्टेशन की, पढ़े देखें किस तरह की। फिर उसने जो है वो पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत की उसके एक कोर टीम की, और वो कोर टीम उसने जो है वो इस्टेब्लिश की। तो शुरू शुरू में तो वो दे यू नो दिस एंटायर टीम, it gave a lot, put in a lot of effort, a lot of effort into running the company, बट उसका एक लिमिट है। 20 years तक वो उसको उसी तरीके से चलाता आया, जो उसकी थिंकिंग थी वो उसको चलाई उसने। नहीं इन्होंने कुछ कुछ अडेप्टेशंस भी की, लेकिन अब सिर्फ अडेप्टेशंस की जरूरत नहीं, अब फॉर्मलाइजेशन उसे पता है, अगर ग्रोथ में वो अगली स्टेज पे नहीं जाएगा, और वो खुद नहीं कर सकता, वेरी इंपॉर्टेंट, ही कांट डू इट हिमसेल्फ, ही इज रिकॉग्नाइज्ड, इट इज ओल्ड। Not that 60s is an old time, but he feels because of his health reasons and because of the way he thinks that the company has to jump into the formalization stage and ace it as much as it did the collectivity stage. Then there has to be delegation with control. So that is exactly what he has done. So despite the fact that he's still charismatic and direction giving, he is still delegating the control. और वो अपनी बेटी को उसने सिस्टम जो है वो पुट अप कर दिए, क्योंकि अब वो फॉर्मलाइजेशन स्टेज पे, और वो इस बात को रियलाइज करता है वो खुद भी, और इसीलिए ही स्टेपिंग बैक। हम जो है तो सबसे बड़ा इसके पास ये है अ, जो टास्क है महविश टपाल के पास, वो ये कि इसने ये तो उसने ऑलरेडी कर दिया है, इवन व्हेन विद फादर बीइंग अंडर कंट्रोल, इसने एक नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स जो थी वो इंट्रोड्यूस करवा दी थी। अब उसको मैनेज करना और उससे मल्टीपल लाइंस बनाना, अब ये उसका काम होगा। ठीक है ना। इसी तरह देखें, the system which she has inherited is impersonal and formalized, okay, और bureaucratic as well, which means पुराने लोग जो उसके बाप के ज़माने के लोग हैं वो उसमें कंपनी में हैं, और उनकी खदमात भी हैं बहुत कंपनी के लिए, नो डाउट, बट taking it forward, recognizing their contributions is one thing, and uh, you know uh, ये तो मुमकिन नहीं है कि वो पोस्ट मॉडर्न इरा के अंदर उनमें ना वो उस किस्म की थिंकिंग है और ना उनके अंदर उस किस्म की एनर्जी है। So therefore she has to build up her own team of highly qualified professionals, which she's trying to do। ठीक हो गया ना, वो स्टेज के अंदर वो कोशिश कर रही है। और इसी तरह जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं उसके मौजूद थी, अब उसको वो मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विस लाइन बनाने की कोशिश कर रही है। तो अभी उसके पास फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं और डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेशलिटीज़ हैं। ट्रू, ये सारी चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं उसके पास, और यहाँ तक उसके बाप ने चीज़ को पहुंचा दिया है। अब अगर उसने अगली स्टेज तक जाना है तो उसको फिर चाहिए team work within this bureaucracy, and she has to start thinking in terms of agility like small firms do. She has to start thinking in terms of flexibility, and she's doing that, and that is what clashes with the bureaucracy। तो अब यानी अब उसको जो नेक्स्ट चीज चाहिए वो ये कि उसने डेलीगेट भी करना है और एट द सेम टाइम कंट्रोल भी एस्टैब्लिश करना है। तो डेलीगेशन तो कर दिया आपने, क्वेश्चन ये है, और थर्ड पार्ट है भी ये कि अब कैसे एस्टैब्लिश करें, मैविश कंट्रोल कैसे एस्टैब्लिश करें। बट एज यू कैन सी पार्ट 2 में आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये सारी स्टेजेस बट उनके जिस तरह द कंपनी हैज बीन मैनेज, इट रियली वेरी क्लियरली रिफ्लेक्ट्स ऑल दीज 4 स्टेजेस, और इस सारी 4 स्टेजेस की आपने theory यहाँ से बतानी है, और इसकी एग्जांपल्स साथ साथ आपने केस स्टडी में से पढ़ें और एग्जांपल्स इसके अंदर फिट इन करें, और सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। यू नो तो जो अगेन ये वो जगह है वेयर वेयर शी इज स्टैंडिंग। ठीक है, ये वो जगह जहाँ स्टैंड है, और ये वो जगह है जहाँ पे जो है वो जाना चाहती है। अगर तो वो ये क्राइसिस जो है ये ओवरकम कर दे, जो क्राइसिस उसके पास जो है वो आएगा, रेड टेप ब्यूरोक्रेसी का अगर वो ओवरकम कर जाती है, क्योंकि जो ओल्ड गार्ड है वो दे आर मेकिंग इट डिफिकल्ट, रेड टेप इसको ओवरकम अगर वो कर जाती है,
तो फिर नेक्स्ट सेट ऑफ चैलेंजेस जो कि इस हिसाब से उसके सॉल्यूशंस भी हैं, वो यही सारी चीज़ होगी, ठीक है? यही सारी चीज़ होगी, टीम वर्क विद ब्यूरोक्रेसी, फिर मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस और टेलरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, और उसके अलावा more and more R&D which he is really trying to do to some extent, वो कर भी रही है और आगे भी उसने उसको करते जाना है। और उसके बाद उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं है, और उसके बाद मार्केट एक्सपेंशन इज नॉट द ओनली थिंग। यस, मार्केट एक्सपेंशन इज इम्पोर्टेंट, बट रिटेनिंग द रिप्यूट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इतने चेंजेस लेके आ रही है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को शी कैन होल्ड इट टुगेदर, सो दैट्स गोइंग टू बी अ फ्यूचर चैलेंज। और वो इस बात को रिकग्नाइज करती है, और लोग भी उसको कह रहे हैं कि भाई वो उसको शी विल हैव टू इवॉल्व एज अ लीडर एज वेल by adopting team approach and attacking the bureaucracy at the same time. Bottom line, establishing control. और कंट्रोल को उसने कैसे एस्टैब्लिश करना है, ये है अगला पार्ट इस असाइनमेंट का, नंबर 5 का। देखो जी, ठीक है जी, ब्यूरोक्रेसी को हम कहते हैं रेड टेप ब्यूरोक्रेसी, सेम थिंग। ये कहते हैं हम बुरी चीज है, क्योंकि इसका मतलब है लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन the easiest way to control or manage is to have rules and regulations, and having some people in authority and other accepting this authority as rational or legal, ठीक है ना? So bureaucratic control, when there are lots of people working, और आप ये देखें कि ये company in terms of size बड़ी हो गई है, ठीक है? So lots of people working for this company, तो ये जो so अब इसके बाद जब इतने सारे लोगों को आपने कंट्रोल करना है, यू मेक श्योर, यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी इज, जितने भी इसके वर्कर्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो सिंक्ड हैं, ओके? और जो लोग हैं, दे नो व्हाट टू डू। so the easiest way is that to do is bureaucracy. So bureaucracy is not without its advantages, बट इट हैज वेरी, वो भी एक पैराडॉक्स है। ब्यूरोक्रेसी एक पैराडॉक्स है। ब्यूरोक्रेसी एक आसान तरीन कंट्रोल मैकेनिज्म है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ओके? ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैक्स वेबर ने ये इंट्रोड्यूस किया था बैक इन द 1800s, ठीक है ना जी? उसके बाद से ये ट्राइड एंड टेस्टेड इट वर्क्स, हैविंग रूल्स एंड रेगुलेशन। सो एंड अथॉरिटी, हु इज गोइंग टू बी रिपोर्टिंग टू whom, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स जो थे उसमें ब्यूरोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अथॉरिटी। तो ये जो रूल्स पॉलिसीज हायरार्की है, जो वर्टिकल आपकी कंट्रोल है, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन है, ये सारी चीजें जो है दे आर इम्पोर्टेंट। लेकिन इसका ऑपोजिट साइड ये कि जो आपकी कंपनी है, जब वो सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक हो जाए तो मैकेनिस्टिक हो जाएगी, विच मीन्स के साइज तो उसका बढ़ता चला जाएगा, ऑप्टिमाइज तो वो करेगी, इनोवेट भी करेगी। ठीक हो गया ना? तो वो जो पहला क्वेश्चन था उसमें वो पैराडॉक्स में फंस जाएगी इवेंचुअली। कुछ साल जो है, जो उसकी पुरानी उसकी इनोवेशन थी, इट्स गोइंग टू पे। और उसके बाद क्या होगा कि वो जो उसने एक स्पॉट अपना हासिल किया है एज कम्पेयर टू दी एमएनसीज, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते हैं एमएनसीज, उसके साथ ही कम्पीट कर रहा है, उनके पास वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, तो वो उनको पीट देंगे। ठीक हो गया ना? तो इसलिए द थिंग इज दैट एट द मोमेंट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के साथ डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें एजिलिटी पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया? तो उसके लिए अब जो है ना, वो क्या है, अब क्या बात है कि देखें, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का फ़ायदा है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये चीज़ चाहिए। लेकिन जब रूल्स एंड रेगुलेशंस हद से ज़्यादा हो जाते हैं, हायरार्की हद से ज़्यादा हो जाती है, टू मच अथॉरिटी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, टू मच स्पेशलाइज़ेशन हो जाती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सफर्स, alignment of the goal, alignment with the mission suffers, and therefore bureaucracy starts having negative impact. इसीलिए कहते हैं cut through bureaucracy, क्योंकि over time जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं, तो the first response is add more bureaucracy, have more rules. That's the easiest way to manage people. It's very easy to manage people like this, but I mean very easy से ज़्यादा ये कि traditional. Easy means कि traditional. It's easy to understand. ठीक है? इट्स इजी टू इम्प्लीमेंट बिकॉज रूल्स हैं, whoever is following the rules are going to get a certain set, whoever is not, तो इसको जस्टिफाई करना, इसको जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है? यूजुअली इसमें क्या होगा जी, सीनियर्स के ये है, जूनियर्स नहीं भाई। अब ये कंपेटिटिव वर्ल्ड के अंदर डजंट मैटर,
फोकस तो इस पे होना चाहिए ना, हु इज मोर प्रोडक्टिव रादर देन हु इज मोर सीनियर। देखो ब्यूरोक्रेसीज में आपको बता रही थी ना क्या कौन सी होती है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे क्या है, व्हाट मैटर्स, सीनियरिटी मैटर्स। लेकिन इवन पब्लिक सेक्टर हैव टू ट्रांसफॉर्म नाउ, इवन दे हैव टू पुट इन प्लेस सर्टेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। खैर ये ब्यूरो, तो उसने अगर कंट्रोल करना है तो पहली बात तो ये, शी नीड्स टू नॉट जस्ट do away with bureaucracy, but to deal with bureaucracy. Use bureaucracy wherever, only wherever required. Okay, probably in production के अंदर probably उसकी जरूरत होगी at lower levels, ठीक है। At operational levels maybe this bureaucratic control may be important, okay, to some extent it may be important, ठीक है, where standardization is useful, और वो करेगी जो जो उसने डेवलप किए हैं स्ट्रक्चर्स, उसके बाप ने खासतौर पे सप्लाई चेन के किए हैं, वो उसको अडॉप्ट करेगी, उसको उसके साथ रखेगी, उस सिस्टम को लेके आगे चलेगी। और जो भी ग्राउंड पे लोग जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं सप्लाई चेन के, डेफिनेटली उसने उनको रिटेन करना है। सारे ओल्ड गार्ड को वो निकाल के बाहर नहीं फेंक देगी, कुछ को वो आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट करेगी रिटेन करने की, जिनके पास नॉलेज है ग्राउंड की, और जो probably सेल्स वगैरह के अंदर डील कर रहे हैं। So she would probably like to retain some of those people, provided that they are able to adapt and they are the ones who are completely showing confidence in her authority। क्योंकि bureaucratic control में आपको देख ले सबसे ज्यादा चीज जरूरत होती है अथॉरिटी की, ठीक है। शी डजंट हैव ट्रेडिशनल अथॉरिटी, वो तो उसके बाप के पास है, तो उसके उसको जो है वो अथॉरिटी चाहिए जो खुद से लोग एक्सेप्ट करें और उसकी कॉन्फिडेंस रखें उसकी एबिलिटीज में। सो पुराने लोग वो जो कि अपने जो है वो जो बेसिकली इसको माने कि इसमें एबिलिटी है और इसके साथ एग्री करें और इसकी विजन को एक्सेप्ट करें, उनको तो ये रिटेन करेगी। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ पे वो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल को यूज करेगी। बट अदर देन ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, जो इसके बाप ने इंट्रोड्यूस किया था वो था क्लैन कंट्रोल। ओके, तो आप पढ़ के देखें, वो सिर्फ उसने ये नहीं है कि वो लोगों को बताता था कि उन्होंने क्या करना है, नहीं, वो उस वक्त बेस्ट माइंड्स को भी आफ्ताब ने जो था वो उसने उनको ढूंढा था और उनको एज फैमिली मेंबर्स रखा था। वे बार बार बात की है इसने केस स्टडी में, उसने फैमिली मेंबर्स रखा था। इसको कहते हैं क्लैन कंट्रोल। यूज ऑफ सोशल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शेयर्ड वैल्यूज, कमिटमेंट, ट्रेडिशंस, बिलीव्स टू कंट्रोल बिहेवियर। पीपल व्हेन दे फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ अ फैमिली, और पर्टिकुलरली ये ओल्ड गार्ड तो इन चीजों को, जो वजादारी वगैरह है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे कल्चर के अंदर समझी जाती हैं, बाय द वे ट्रेडिशनली समझी जाती हैं, विच इज नाइस। आई मीन नोबडी इज सेइंग कि लूज देम। आई मीन अगर जो सारे ये जो पुराने लोग हैं जिन्हें ये रिटेन करना चाहती है, जिन्हें भगाना नहीं चाहती, जिन्हें ये रिटेन करना चाहती है, वो इनके इसके अंकल हैं सारे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते, इसी को तो कहते हैं ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड कंट्रोल। ये सारे यू वर्क विद इट एंड इट आल्सो इज अ साइन ऑफ कंट्रोल कि लोग खुद ट्रस्ट करें उसको, ठीक है जी, ये बेटी है भाई हमारी, इसको हमने हर तरीके से सपोर्ट करना है। अब जो लोग उसको कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जो है ये हम पे अपनी इजारादारी जो है ये जमाने की कोशिश कर रही है, इट मीन्स दे डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस। और वो ना जो है वो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में आ रहे हैं क्योंकि अथॉरिटी नहीं मान रहे, ना वो क्लैन कंट्रोल में आ रहे हैं। सो शी सर्टनली शी हैज टू लूज देम, शी हैज टू गेट रीड ऑफ देम। चाहे उनको रिटायरमेंट देके अच्छी तरीके से कर दे, और अगर वो और ज्यादा इशू क्रिएट करें देन ठीक है, टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। देखिए इट्स अ वेरी कंपेटिटिव वर्ल्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट विद यू, कि लोगों ने भी, जो पुराना गार्ड है उसने भी अपने आप को नए के लोगों के साथ ट्रांसफॉर्म करना है। अ पर्सन लाइक आफ्ताब has recognized it and he is a genius. Okay, Aftab is a genius. He's stepping back for a reason. Okay, it's not that he's not making profit. This is one of the most profitable firms. इसके भी आप statistics देख लें, case study में है। Why is he stepping back? He's stepping back because he realizes that it's time and it's the next phase of his company, and if the company has to survive and grow at the same pace in future, then he has to overcome this formalization stage, right? And he has to overcome this crisis of bureaucracy and bring up, bring in the company people, new people with a new thinking, and that's why he's giving his daughter a chance.
So if these uncles are giving, जो सारे uncles इसलिए क्योंकि उसमें केस स्टडी में लिखा है, तो वो बच्ची थी, grew up against them. अगर वो कहेंगे ये हमारी बहुत बड़ी contribution है and we are not going to give this girl a chance, तो basically ना वो उसकी authority जो है वो accept कर रहे हैं और ना clan control में आ रहे हैं. Those who are जो clan control में हैं, who genuinely feel she's like a daughter to them, then they will do everything like her own father. If her father is giving her a chance, then these people also need to give her a chance, and she will recognize it. And once she recognizes it, remember, जो लोग भी उसके bureaucratic control में आएंगे और उसके clan control में आएंगे, she'll never lose them. Okay, but that's not the way she's going to structure her. जो अब आगे आने वाले लोग हैं, वो जो MBAs और हाईली क्वालिफाइड लोग, खासतौर पे उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जिसको लेके आ रहे हैं, देखें जो लेबर है उसको तो वो ब्यूरोक्रेटिकली कंट्रोल करेगी, जो मिडिल मैनेजमेंट के पुराने लोग हैं उसको वो कंट्रोल करेगी थ्रू क्लैन कंट्रोल. और क्लैन कंट्रोल की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ये डेफिनेशन भी लिखेंगे बाय द वे, कि थ्रू दिस यू सी थ्रू दिस शेयर्ड वैल्यूज कमिटमेंट्स लाइक अ फैमिली, उससे कंट्रोल करेगी जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं. और मिडिल मैनेजमेंट के अंदर वो उन लोगों को लेके आ रही है वो टोटली शी इज टेकन फ्रॉम देम फ्रॉम द मार्केट, कहते हैं मार्केट कंट्रोल. From the market, she's going to pick up the people who are having the most, uh, uh, you see, most potential, most potential in terms of the bringing more efficiency and effectiveness and innovation. और उसके लिए ही वो लेके आ रही है इस तरह के people, uh, who have big ideas, who have ideas from the rest of the world. Remember, she's competing with Unilever. Okay, she's not just, इसका competition सिर्फ जो है वो इसमें तो सिर्फ जो है वो लोकल कंपटीशन की बात की गई है, ठीक है, विच इज वाइटल. इसमें उन्होंने लोकल कंपटीशन की बात की है, विच दे स्किप, जिसको उसने आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा, वो ये कि अभी भी उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर तो यूनिलीवर है, विच इज एन इंटरनेशनल फर्म. तो ऑब्वियसली उसके पास तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस मौजूद है ना. तो दूसरी है ये जो है वो तो उसके लिए हेडेक ही होगी बाद में. लेकिन वाइटल को आप देखेंगे, अगर वाइटल में वाइटल क्या है, उसकी आप स्ट्रेटजीज पढ़ें, वो सारी की सारी क्या है कि वो कॉपी करता है, जो कुछ आफ्ताब ने किया था वो चीज़ें कॉपी करता है, विच मीन्स कि वो शायद एंटरप्रेन्योरियल स्टेज से निकल के और अगली स्टेज पे तो वो चला गया है, लेकिन फॉर्मलाइजेशन स्टेज पे नहीं पहुंचेगा. ठीक है ना. तो वाइटल है, वाइटल को अगर आप पढ़ो तो वाइटल वाइटल जो है, Vital has gone to the next stage, but it is Vital cannot reach formalization stage, या कुछ हद तक भी ब्यूरोक्रेसी के स्टेज पे आके जो है वो अपने आप को रीइन्वेंट नहीं कर सकेगा. ठीक हो गया, क्योंकि उसके पास उस किस्म की थिंकिंग ही नहीं है. ठीक. तो बेसिकली टपाल इज द ओनली कंपनी जो कि एक सही जो जाइंट है उसके साथ वो टक्कर ले सकती है. ठीक है. So Tapal is the only company जो local company है. हाँ, ठीक हो गया, जो कि ले सकती है टक्कर यूनिलीवर के साथ. और उसके क्या, लिप्टन. लिप्टन और यूनिलीवर के दो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, ह्यूज ब्रांड्स हैं. एक तो उसने लिप्टन बनाया हुआ है और दूसरा उसका है ये जो फैमिली मिक्सचर वाला ब्रांड है. Two brands Unilever has, and both of them have a different product line, competing brands उसने बनाए. ठीक है ना. So which two brands are those? Can you recall? I think one is Lipton and the other one is Supreme. Yep, that's also very very strong brand, Supreme. Right? ये दोनों यूनिलीवर के दो ब्रांड्स हैं. फिर बाकी ये छोटी जो दूसरी कंपनीज हैं जो आपकी है खुली पत्ती वगैरह, इसके ऊपर अगर इसने लड़ना शुरू कर दिया तो वो तो यही है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल करे और इनको ना आने दे. गवर्नमेंट को तो एक लेवल तक ही कंट्रोल कर सकती है ना. वो कंपनीज जो कोशिश करती है पाकिस्तान में, यूजुअली कंपनीज ये कोशिश करती है कि वो गवर्नमेंट के अंदर इतनी बड़ी हो जाए और गवर्नमेंट की पोजीशंस ले ले और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी को तोड़ोड़े मरोड़े
खुद एफिशिएंट ना हो। लेकिन ये कंपनी ऐसी नहीं है। आफ्ताब हैज नॉट मेड टपाल इन दैट इन दैट काइंड ऑफ वो कल्चर नहीं दिया उसने कि अनफेयर खेलें। इसमें पढ़ लेना है। तो अनफेयर कौन सी कंपनीज खेलती हैं? अनफेयर कंपनीज खेलती हैं ये वाइटल जैसी। ठीक, इट कैन पोटेंशियली प्ले लाइक दैट एंड वो इतने बड़े हो जाना कि पूरी की पूरी उसको ही चेंज कर देना, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज कर देना, वो टपाल अभी नहीं कर सकती। इट्स अ पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो कर सकती हैं एमएनसी, वो करती नहीं है टू सम एक्सटेंट। उनकी जो पेरेंट कंट्रीज होती हैं वो उतनी पावरफुल होती हैं कि उनको करती हैं, और ओवरऑल दे आर सो बिग कि दे आर मोर पावरफुल देन कंट्रीज, दे कैन चेंज। शी कांट चेंज दैट, शी हैज टू देन एम्फसाइज ऑन दी एफिशिएंसी पार्ट। अब बात हम क्या कर रहे थे, तो वो क्या करे, तो वो तीनों फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। 3 फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल हैं, ठीक है जी। तो देखें, जो आपकी फॉर्मलाइजेशन स्टेज है, जो आपकी कलेक्टिविटी स्टेज है, इस तक तो पहुंच चुका है और क्लोज टू फॉर्मलाइजेशन पहुंच चुका है आपका वाइटल भी। लेकिन वो फॉर्मलाइजेशन स्टेज से पे अपने आप को रिटेन रखेगी कि नहीं रखेगी, वो मतलब यू नो ये कंपनी रख सके कि ना रख सके, यहाँ पे कंपटीशन होगा सही, ठीक है। तो देन इट विल बिकम अ रेलेवेंट प्लेयर। एट द मोमेंट जो या फॉर्मलाइजेशन से एलैबोरेशन स्टेज के ऊपर जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो तो एमएनसी है। उसके साथ जब इसने कम्पीट करना है तो याद रखें कि वो सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक नहीं है। नो, so companies like जो ये है कंपनीज लाइक वाइटल, जिस किस्म की उसकी थिंकिंग है और जिस किस्म, एक बंदा जो कि इसी कंपनी का जो था वो एक एग्जीक्यूटिव था, चढ़ के जो है वो हेड ऑफ बन गया, तो उसकी उस किस्म की लीडरशिप तो नहीं है ना। तो उसने एंटरप्रेन्योरियल स्टेज क्रॉस करके कलेक्टिविटी जो है वहां तक पहुंच गया। कुछ अमाउंट ऑफ लीडरशिप तो उसने प्रोवाइड की है, लोकल लीडरशिप, लेकिन उसकी थिंकिंग जो है वो बहुत नैरो है। so that's why वो अगली स्टेज को नहीं कर सकेगा वाइटल। but the real competition is going to be that there is such a big huge giant over here, a giant like Unilever with two such strong brands, not in Pakistan, world over, उसके साथ compete करना। तो जब उसके साथ कंपेयर करें, यूनिलीवर के साथ आप कंपेयर करो टपाल को, तो टपाल तो एक छोटी कंपनी है, एजाइल है, कंपेयर टू यूनिलीवर तो एजाइल है। लेकिन इतने बड़े जाइंट के साथ एजाइल अपने आप को रखना, साथ साथ जो है उसको कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो इसलिए उसने तीनों फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल को वो अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। लोअर लेवल पे विद विद लेबर, वो ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, बिल्कुल लेबर के साथ वो ब्यूरोक्रेसी को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। ओल्ड गार्ड के साथ सम एक्सटेंट ब्यूरोक्रेसी एंड सम एक्सटेंट प्लान को यूज करने की कोशिश करेगी, और जो नए लोग वो लेके आ रही है उनको वो यूज करने की कोशिश करेगी अडॉप्टिंग दी मार्केट कंट्रोल। यानी कि प्राइस से मुराद ये कि उसको कंपेटिटिव सैलरी देगी। दूसरी चीज ये कि वो उसको जो है वो जो है वो उसको सो कंपेटिटिव सैलरीज देगी। दूसरी चीज क्या करेगी कि वो उसको कंपटीशन, यानी कि बाकी मेक श्योर के दीज हाईली क्वालिफाइड पीपल जो कि उसने सर्च किए हैं उसको कंपटीशन ना भगा के ले जाए, और एक रिलेशनशिप कायम करेगी उनके साथ ही, लीडरशिप देगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उसका वो मार्केट कंट्रोल हो सकेगा। क्योंकि अब जो लोगों को वो लेके आ रही है, द मार्केट इज सीकिंग देम अलॉट, द मार्केट इज आफ्टर देम, ये भी है। और वो कंप्लेन करती है कि उनका रिटेंशन बहुत मुश्किल है। तो उनकी रिटेंशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए शी नीड्स टू एक्सरसाइज मार्केट कंट्रोल। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। आखिरी क्वेश्चन ये कि वो अपने आप को डिक्लाइन से कैसे बचाए। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन क्यों होता है और वो उसको डिक्लाइन को किस तरीके से अवॉइड कर सकती है। ठीक है जी। अब वो कैसे, व्हाट इज डिक्लाइन में जाती है, यानी वो पार्ट जो देखो एक लाइफ साइकिल में चल रही है, एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेज से गुजरा,
फिर उसके बाद वो आया आपकी कलेक्टिविटी स्टेज के अंदर, वो वहाँ पे फॉर्मल हो गया। फिर वो फॉर्मलाइज़ेशन ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है? वो फॉर्मलाइज़ेशन स्टेज पे आ गया। इस स्टेज पे आ गया कि जो है वो टू मच फॉर्मलाइज़ेशन हो गई। उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया कि वो अपने अपने कहते हैं ना अपने वज़न के नीचे खुद ही दब जाए। वो वाला स्टेज जो है वो अब करीब-करीब अब यहाँ पे विदिन पाकिस्तान एट लीस्ट, विदिन पाकिस्तान, नॉट इन एन इंटरनेशनल सिनेरियो। अगर वो अपने आप को इंटरनेशनल सिनेरियो में लेके जाती है तो वो इस स्टेज से गुज़र सकती है। इट कैन ओपन अप द वर्ल्ड एंड शी इज़ रियली ट्राइंग टू डू दैट। पहले वो पाकिस्तान में अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करेगी एंड देन शी विल गो इंटरनेशनल, और इसीलिए वो आईपीओज़ के बारे में अब सोच रही है इन द लॉन्ग रन, शी इज़ थिंकिंग ऑन दोज़ लाइन्स। तो डिक्लाइन को अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और डिक्लाइन जो है वो एक इनएविटेबल फिनोमेना है, अनलेस देखें इंसान ने जो पैदा हुआ है इंसान, उसने मौत तो एक रियलिटी है ना, लेकिन अगर उसके अगली जनरेशन आ जाएगी तो चाहे एक इंसान जो है वो दुनिया से चला गया, लेकिन द थिंग इज कि वो अपना डीएनए तो आगे पास फॉरवर्ड कर ही देगा ना, थिंकिंग भी कुछ हद तक पास फॉरवर्ड कर ही देगा। तो इस यही तरीका है, आप सिर्फ अपना डीएनए आगे दे सकते हो, सिर्फ अपनी थिंकिंग और सिर्फ उसने जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिल्डअप किया है, जो उसकी थिंकिंग है, जो उसने एफर्ट किया है, वो अपनी पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर ऐसा ना होगा तो अपनी उसकी फर्म के साथ ही हैंग्स ऑन टू दिस पावर, देन व्हेन ही डाइज, आफ्ताब डाइज, कंपनी इज फिनिश्ड। नहीं, अगर तो उसने अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है तो इस वक्त उसको बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी जो उसने दी है, नहीं तो वो अगली फेज में नहीं जाएगा, आपको पता ही है, हमने theory at least that's what it suggests. So organizations base absolute decrease in organizations resource base over time. तो ये इसकी जो रिसोर्स बेस है, रिसोर्स इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट आल्सो द ह्यूमन रिसोर्सेज, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ओवर टाइम जो है वो खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एट्रोफी। एट्रोफी occurs when organizations grow older and become inefficient and overly bureaucratic, यानी कि वही वो जो फेज है फॉर्मलाइजेशन का, it becomes too much. The organization's ability to adapt to its environment deteriorates. तो वो उसमें फंस जाते हैं और वो फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेटाइज हो जाते हैं, और वही वाली बात कि जो डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ लार्ज साइज, वो जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। एट्रोफी फॉलोज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सक्सेस, यानी जो अब राइट नाउ इस वक्त है 20 साल से सक्सेस एंजॉय कर रही है विद इन पाकिस्तान, बाहर तो जाने की कोशिश ही ना की कभी टपाल ने, ठीक है, द वर्ल्ड ओवर, क्योंकि पहले मुश्किल काम था, अब आसान है। जैसे अब आईटी के रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि आसान है, लेकिन फुटहोल्ड होना जरूरी है, ठीक है, और देखना जरूरी है इसको कि किस तरीके से दुनिया को ये अपनी मार्केट बना सकती है, मार्केट को एक्सपैंड कर दे, बजाय सिर्फ यहाँ मार्केट शेयर ग्रो करने के, जो कि छोटे प्लेयर्स आपके आ रहे हैं, व्हाई नॉट एक्सपैंड द पाई, दैट्स आल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो ये एट्रोफी के साइन एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमन्स, मतलब एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी जिसको रेड टेप कहते हैं, ये साइन है एट्रोफी के, कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना जो लेवल ऑफ ग्रोथ था उसको मेंटेन नहीं कर सकेगी, इसे एट्रोफी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वल्नरेबिलिटी एक चीज है। वल्नरेबिलिटी रिफ्लेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इनएबिलिटी टू प्रॉस्पर इन इट्स एनवायरनमेंट, कि नई जो फर्म्स हैं वो आ रही हैं, ये वल्नरेबिलिटी है, आप देख लें इस आपकी केस स्टडी के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है वाइटल का आ जाना। तो और वो भी इतना बड़ा हो जाना, ठीक हो गया? ओके, ओके। फिर small e-commerce companies that had not become established were the first to go out of business when the technology sector began to decline. Some organizations, अब देखिए vulnerability size की वजह से भी होती है, लेकिन large companies don't have this size. ये size का problem नहीं है, इसका strategic inability is going to be the big problem with Tapal in particular. ठीक है? फिर उसके बाद एनवायरमेंटल डिक्लाइन और कंपटीशन, ये प्रॉब्लम अकर कर सकती हैं जिसकी वजह से डिक्लाइन हो सकती है। आपके केस में नहीं है, क्योंकि चाय के जो ड्रिंकर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज ही हो गए, और ये एंड में उसने यही बात कही थी जो है आफ्ताब ने, कि भाई साइज जो है टी मार्केट का वो तो इंक्रीज ही होता चला जा रहा है ना, तो उनका बेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही है, इवन अगर और कंपेटिटर्स आते हैं, साइज ऑफ द मार्केट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली। तो ये एनवायरमेंटल डिक्लाइन का प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, कई दफ़ा ये भी एनवायरमेंटल ये डिक्लाइन का प्रॉब्लम उन इंडस्ट्रीज़ में आता है जिनकी के प्रोडक्ट की जो है फिर वो ज़रूरत ही नहीं रहती, टेक्नोलॉजी कंपनीज पर्टिकुलरली, क्योंकि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है बड़ी जल्दी। तो यहाँ इस केस में ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपनीज यूजुअली फेल बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस, दे गो इनटू डिक्लाइन
एंड हाउ डू कंपनीज इसको ओवरकम कैसे करती हैं? मैनी कंपनीज वो स्कैनिंग एंड कंट्रोल, यानी ऑल द टाइम दे आर लुकिंग एट द एनवायरनमेंट अराउंड देम। और ये स्कैनिंग एंड कंट्रोल जो है यही आफ्ताब ने किया है, तभी उसने ये रियलाइज किया इट्स टाइम टू गिव द कंट्रोल्स टू समबडी एल्स, एंड दैट इज व्हाई ही इज अ वेरी सेंसिबल लीडर। अच्छा जी, और एक्नॉलेज करें डिक्लाइन को। मैनी टाइम्स जो लोग, द पीपल अराउंड हिम, द पीपल हु आर मोस्ट क्लोजेस्ट टू हिम, दे वुड ट्राई टू कन्विंस हिम टू not to change his tactics, but that's not the way the firms, if he listens to them, then there is going to be dissatisfaction. Leadership actions may include new problem solving approaches. That's what's required. So the old approaches, which maybe the older leaders, their old team will tell them to continue with the same way, but it's time for change, and that only effective spanning and control can let a leader know when there is time for change. Leaders should reduce employee uncertainty. अब इसका ये भी एक ज़रूरी है, और ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for somebody for like Mahvish. She does not remember. She does not only have to establish authority and bureaucratic control. Okay, neither because that can, or neither market control, because market control uh, can be useful for the new people she's bringing in. But what about the labor? What about ऑपरेशनल लेवल जिस पे ज़्यादातर वर्कर्स होते हैं? व्हाट अबाउट मिडिल मैनेजमेंट जिसमें वो लोग हैं जो कि पुराने लोग हैं इस कंपनी के, उनके साथ डील करने के लिए उसके पास, अगर ये उनके साथ डील नहीं कर सके तो सिर्फ अपने एमबीएस के साथ ये कंपनी नहीं चला सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट। लीडर्स शुड रिड्यूस एम्प्लॉय अनसर्टेनिटी बाय क्लैरिफाइंग वैल्यूज एंड प्रोवाइडिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट हर charisma needs to continue, कि जो बेटी में था वही बाप में भी है, लाइक फादर लाइक डॉटर। वो वाली जो चीज़ है उस पर उसने रिलाइज ज़रूर करना है, बिकॉज अनलेस शी बिकम्स दिस कंपनी बिकम्स it evolves or gets a life of its own, which is possible। जो एमएनसीज हैं ये तो कोई फैमिली ओन्ड कंपनी नहीं है। जब तक ये फैमिली ओन्ड कंपनी रहेगी, एंड द पॉइंट इज दैट शी अपेरेंटली लगता यही है कि शी वांट्स टू remain in authority and keep it as a family owned company. She still hasn't let it go. She still made it into Tapal Holdings. International जाने के लिए, by the way, she'll have to let it go. She will have to think of Tapal as its own entity. Right now, she is thinking of it as her asset. Later on, she will have to think of herself as an asset for this company। बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज है क्योंकि उसको करना पड़ेगा। जब तक वो ये नहीं करेगी वो इंटरनेशनल नहीं हो सकती। माइंडसेट चेंज where she thinks of the company as being something bigger than her um, her family। Right now, it's a family asset, right? Later on, she'll have to let it go. If she has to go international, तो फिर उसको वो thinking develop करनी पड़ेगी, जो कि कोई firms पाकिस्तान के अंदर कम ही develop कर सकती हैं। Anyway, at the moment, as a family company, in order to avoid, decline, she also has to communicate effectively with with all her employees। ठीक है, तो अब आपने जो है वो असाइनमेंट नंबर 5, let me show to you again, assignment number 5, assignment number 5। Oh, ये आपने असाइनमेंट नंबर 5 को करना है। ठीक है, इसका मैं आपको लास्ट डेट दूंगी, एंड ट्राई टू डू इट वेल दिस टाइम। सिर्फ सर से ना उतारा करें, दिल लगा के किया करें ना। दिल लगा के करेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा कि यार ये बात तो समझ में नहीं आ रही, तो मैम से पूछे। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना जो मैं आपको समझा ना सकूँ। दिल लगा के करनी है असाइनमेंट नंबर 5, ठीक है? दिल लगा के, ठीक है? तो आप ये करें, और इसी के अंदर मैंने आपको केस स्टडी का लिंक भी दिया हुआ है। इस केस स्टडी को पढ़ें और बुक को ज़रूर पढ़ें, मेरे लेक्चर में से नोट्स बनाएं और फिर इसको आंसर करने की कोशिश करें। पूरा हफ्ता देती हूँ भाई, इतना ज़्यादा, इतना कम टाइम तो नहीं है ना। तो दिल लगा के ज़रा असाइनमेंट करें, सिर्फ गले से नहीं उतारनी। एक जैसी असाइनमेंट्स होंगी तो फिर
एक नंबर होंगे, उनको मैं पूरी क्लास में डिवाइड कर दूंगी, whether the assignment is the same, if you do that. मुझे पता चल जाएगा भाई, अगर एक किसी ने एक जो है वो कॉपी किया हुआ है टेबल, समझ में आता है एक टेबल कॉपी किया हुआ है, ट्रस्ट मी, मुझे पता चल जाएगा कि किसने